हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई एम उमेश यादव। आई हैव बीन एजुकेटर एट अन अकेडमी बट ड्यू टू सम हेल्थ क्राइसिस आई कुड नॉट कंप्लीट। तो आज हम पढ़ेंगे जीए या जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस, आप कुछ भी कह सकते हो। उसे जीके कहते थे, छोटे पे हम पढ़ते थे उसे जीके, जनरल नॉलेज। अब उसे जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स का पार्ट उसमें ऐड कर दिया, तो इस हिसाब से उसे नाम दे दिए गए। तो उसमें भी हम पढ़ने जा रहे हैं आज मिडाइवल। आपको पता होगा हमारी हिस्ट्री, जैसे हम पढ़ेंगे हिस्ट्री अपनी। आप हेडिंग डालिए हिस्ट्री। तो हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं। हिस्ट्री की स्टार्टिंग देखिए ऐसे होती है। जो हमने अभी पढ़ा है अब तक, हम लोग जहाँ पढ़ते हैं 2350 बीसी से। जो हमें पता कैसे चलता है, जो भी फॉरेन ट्रेवलर्स आए थे उन्होंने जो जाके लिखा है अपनी बुक्स में, या हमारे जो स्कॉलर हुए हैं विद्वान, उन्होंने अपनी किताबों में लिखा है, एग्जीबिशन किया गया है, खुदाइयाँ हुई हैं आर्कियोलॉजिक साइट्स में, तो उससे हमें अपने इतिहास के बारे में पता चलता है कि इतने साल पहले ये था। हमारी महाभारत और रामायण जो है उनका खुदाई में उसमें नहीं मिला है, तो उनका इतिहास अलग है, इसलिए हम जो मानते हैं वो और पहले का। पर हम जो अपनी हिस्ट्री को मानते हैं वो 2350 से मानते हैं। आपने देखा होगा अभी एक मूवी भी आई है डिस्कवरी पे, द सीक्रेट्स ऑफ सिनौली। तो सीक्रेट्स ऑफ सिनौली में उसमें और पहले का बताया गया है, सिनौली जगह पे जहाँ पे महाभारत टाइम का रथ और जो सिक्के वगैरह खोदे गए हैं इस टाइम पे। तो आप देखना बहुत अच्छे, उसमें आपको और ज़्यादा अच्छे से जानने को मिलेगा। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग करते हैं 2350 बीसी से, और 2350 से लेके 750 तक, एडी तक, ये क्या होता है हमारा एंशियंट। क्या कहते हैं हमें? एंशियंट हिस्ट्री इसे हम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो बीच में पड़ता है 1500 से आपका 1000 वाला टाइम जो होता है वो होता है ऋग्वैदिक पीरियड आपका। ठीक है, तो 1750 से 1757 एडी तक ये होता है हमारा मिडाइवल। इस पीरियड को हम कहते हैं मिडाइवल हिस्ट्री, मिडाइवल इंडिया। ठीक है, उसके आगे कंटिन्यू आज हम कहाँ हैं 2021 में, 2021 में, 2021 तक जो अब तक जो भी है वो हमारा मॉडर्न इंडिया है। ठीक है, तो इतिहास को हमने ऐसे 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। पहला हमारा एंशियंट होता है 2350 से लेके 750 तक, एडी तक। बीसी और एडी में क्या है, बीसी को हम कई बार क्वेश्चन में डायरेक्ट इनकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। बीसी को हम क्या कहते हैं, तो बीसी को हम कहते हैं बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट, बिफोर क्राइस्ट हमने जो मतलब अपना बेस लिया है 0, जहाँ पे इससे पहले था ये 2350 साल, उसके बाद में हमने 2000 साल जी लिए, तो मतलब ओवरऑल हमारा इतिहास जो हम लगभग 5500 साल का लगभग अप्रोक्स है ये तो देते हैं। तो बिफोर क्राइस्ट, तो हमने जो बीच में 0 जो माना है, जैसे यहाँ कहीं पे अगर 0 है तो उसको हमने माना है जो हमारे क्राइस्ट हुआ करते थे उनके बर्थ से माना है। तो उनके बर्थ से पहले का तो हो गया बीसी, बिफोर क्राइस्ट, और उनके बर्थ के बाद का हो गया एडी। एडी की फुल फॉर्म होती है अन्नो डोमिनियन। ठीक है, तो बीसी और एसी आपको क्लियर हुआ होगा आई होप। तो हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अब मिडाइवल हिस्ट्री। ठीक है, मिडाइवल हिस्ट्री में भी हमारे बहुत पार्ट होते हैं, पूरा कवर करके चलेंगे हम। इसमें हेडिंग डालिए आप मिडाइवल हिस्ट्री। हिंदी में अगर, हाँ, हिंदी की अगर प्रॉब्लम हो, प्राचीन भारत, मध्य भारत और ये मॉडर्न इंडिया, नवकालीन। तो आप हिंदी इंग्लिश में कोई मतलब
मतलब बाइलिंगुअल होगी क्लासेस। अगर मैं इंग्लिश में लिखूँ तो ये ना समझें कि इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, हिंदी में समझाया जाएगा। आई विल एक्सप्लेन इन हिंदी, तो हिंदी में समझाएंगे और इंग्लिश में अगर लिखा हुआ है तो अगर आप लोग हिंदी में चाहते हैं तो हिंदी में भी लिख देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मिडाइवल हिस्ट्री या मिडाइवल इंडिया, कुछ भी डाल सकते हैं आप। इंडिया का इतिहास पढ़ेंगे तो मिडाइवल इंडिया हो गया, नहीं तो इतिहास तो है ही। हिंदी में अगर चाहें तो आप मध्ययुगीन मध्यकालीन भारत, ठीक है। आप हिंदी में भी डाल सकते हैं ऐसे, मध्यकालीन भारत। तो मिडाइवल हिस्ट्री में हम आमतौर पर क्या क्या पढ़ते हैं? किंगडम्स ऑफ नॉर्थ, इसमें बहुत सारे पीरियड्स होते हैं। देखिए जो भी नॉर्थ इंडिया में हुए किंगडम, नॉर्थ इंडिया की, और सल्तनत एज दूसरा, ठीक है, सल्तनत एज। मुगल इन्वेंशन, मुगलों का आगमन, इसमें हम साउथ के एम्पायर पढ़ते हैं, किंगडम्स ऑफ साउथ, साउथ इंडिया, ओके, किंगडम्स ऑफ साउथ इंडिया। तो इनमें बहमनी एम्पायर, विजयनगर, ये सब आपका मिडाइवल में आता है और सब हम कंप्लीट करेंगे वन बाय वन, मतलब एक एक टॉपिक को पहले कंप्लीट करेंगे हम बारे में। जैसे हम आज पढ़ेंगे मुगल एम्पायर, तो मुगल एम्पायर के बारे में पूरा पढ़ने के बाद में फिर हम उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे, चाहे वो एसएससी हो, आपका बैंक हो, रेलवे हो, आपके सीडीएस, पीसीएस, जिस भी एग्जाम में जैसे भी फॉर्मेट में आए, चाहे वो ऑप्शन वाले मतलब आपको पहले लाइन दे दी फिर उसमें ऑप्शन ए बी करेक्ट है, किसी यूपीएससी वाले पैटर्न से कैसे भी आए हो, हम उन क्वेश्चंस को कवर करेंगे सबको। क्योंकि आपका एक सिंगल भी, अगर जैसे पढ़ाने वाले बहुत है ऐसा नहीं है, पर पूरा कंप्लीट करेंगे हम इस टॉपिक के बाहर। अगर मैं जिस टॉपिक को आपको हम कंप्लीट करेंगे पढ़ाएंगे उसके बाहर आपका सिंगल क्वेश्चन नहीं हो सकता किसी भी एग्जाम में, जिस भी एग्जाम में आप देने जा रहे हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सब कंप्लीट करेंगे और जो एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, जो उनसे बन सकते हैं। क्योंकि एग्जामिनर क्या हुआ है, पहले एग्जाम होते थे बट बहुत कम लोग फॉर्म फिल करते थे, इतना नहीं था कि 1 करोड़ लोग फॉर्म डाले, तो लिमिटेड लाखों में, और वैकेंसी भी ज़्यादा होती थी। क्वेश्चन पेपर भी मतलब इतनी शिफ्ट में नहीं हुआ करता, तो ऑफलाइन पेपर होता था, तो ऑफलाइन पेपर में शिफ्ट इतनी नहीं हुआ करती थी। अब ऑनलाइन एग्ज़ाम है, शिफ्ट ज़्यादा है, ज़्यादा लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उस हिसाब से क्वेश्चन भी बहुत बन रहे हैं। अब एग्जामिनर पुराने वाले क्वेश्चनों को जो हम पहले 4 लाइन पढ़ के चले जाते थे उनसे काम नहीं होता, जो लिमिटेड था, अब वो नए नए क्वेश्चन खोज रहा है। अगर एग्जामिनर नए नए क्वेश्चन खोज रहा है तो हमें भी तो नए नए क्वेश्चन, मतलब नई नई नॉलेज होनी चाहिए उसके बारे में, और डीप में हमें भी जानना चाहिए। सिर्फ एक लिमिटेड पार्ट पढ़ के जो हम पहले 5 साल पहले पढ़ा करते थे और उसी को आज भी हम पढ़ लें तो उससे काम नहीं चलता। एग्जाम में देख के फिर लगता है तो हाय राम ये क्या आ गया सडनली, मतलब क्वेश्चन ऐसा लगने लग जाता है कि हमने इतना पढ़ा था बट कुछ नहीं आता। तो इसलिए हमें भी अपना जो है आगे बढ़ाना पड़ेगा, अपना सिलेबस एक्सपेंड करना पड़ेगा। तो कंटिन्यू करते हैं, हम आज पढ़ेंगे हम मुगल इन्वेशन से, ठीक है। आप हेडिंग डालिए, आप सभी नोट तो कर लिया था ये, ना भी करें तो धीरे धीरे हम आगे कंटिन्यू करेंगे, तो जिसमें हेडिंग डाल के आपको सब कंप्लीट हो जाएगा। मिडाइवल इंडिया हो गया। फर्स्ट हिस्टोरियन नाम ज़रूर याद रखना, जिनके लिए मतलब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। पहले ऐसा कौन था जिसने हिस्ट्री की शुरुआत की या नाम दिया हिस्ट्री, इतिहास कुछ की, तो हेरोडोटस, फादर ऑफ हिस्ट्री, तो नाम ज़रूर डाल लीजिए आप प्लीज़, क्योंकि ये क्वेश्चन डायरेक्टली आया है एग्जाम में, तो पता होना चाहिए हमें। वैसे हम अगर एंशियंट पढ़ते तो स्टार्टिंग हम इसी से करते हैं पता कर, तो आज हम मिडाइवल से पढ़ रहे हैं, बट हमें ये पता होना चाहिए कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है। फादर ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के जो हिंदी वाले हैं वो हिंदी में लिख लें हिस्ट्री के जनक,
और जो भी मतलब पढ़ाऊँ उसके नोट्स ज़रूर बनाना प्लीज़, क्योंकि नोट्स से क्या है कि हमें तुरंत याद हो जाता है। जैसे आप वीडियो देखोगे, अगर मन से देख रहे हो तो आपको आधा याद हो जाएगा पढ़ाने में मुझे। जैसे मैं कहानी के रूप में आपको पढ़ाऊँ, क्योंकि कहानी हमें जल्दी याद होती है, तो आधा याद हो जाएगा। और आप एक बार नोट्स बना लेंगे अपने हाथों से तो वो पूरा याद होगा। फिर एग्जाम से 2 दिन पहले अगर रिवाइज भी करके चले जाएँ, वो ना भी करें ना, तो वो हमें याद रहता है। तो रिवाइज करने के लिए बहुत मुश्किल से 10 मिनट में याद हो जाता है, फ्रिक्वेंटली बहुत। रो दो टस, हेरोडोटस। ठीक है, ओके। तो हम अपनी स्टार्टिंग करते हैं। मुगल इन्वेशन, मुगल एम्पायर, हेडिंग डालिए। ओके, मुगल एम्पायर की शुरुआत कैसे होती है? तो हमने आज तक जो पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि मुगल एम्पायर की स्टार्टिंग होती है बाबर से। बाबर ने आके पानीपत का पहला युद्ध लड़ा, इब्राहिम लोदी को हटाया, सल्तनत खत्म हुई और मुगल एम्पायर की स्टार्टिंग हुई। बट बाबर के बारे में पहले जानते हैं कि बाबर कौन था, कहाँ से आया था, कैसे। तो पहले बाबर के बारे में जानते हैं कि बाबर का जन्म हुआ था। बाबर वॉज बोर्न, बाबर का पूरा नाम भी पूछा जाता है तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, ऐसा पूरा नाम है उसका। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा मतलब आइडिया होना चाहिए। जैसे ऑप्शन में आपको क्लोज दे दिया तो आपको ये तो पता होगा जहीरुद्दीन उल मोहम्मद बाबर, ऐसे उसका पूरा नाम है। तो बाबर वॉज बोर्न इन 1483 AD, या हिंदी में डालें तो आप ईस्वी डालना है ऐसे। ठीक है, और डेट थी 24 फेब। डेट की ज़रूरत नहीं है, डेट कोई नहीं पूछता, ईयर पूछा जाता है, तो सिर्फ ईयर याद रखें, डेट नहीं। अभी बर्थडे गया है कल। वैसे जो किर्गिस्तान उज्बेकिस्तान के लोग हैं वो बाबर को अपना हीरो के रूप में मानते हैं, तो वहाँ शायद उनका बर्थडे सेलिब्रेट भी करते हो। बाबर वॉज बोर्न इन 1483। तो बाबर 1494 में बाबर को जो है वो फरगना की गद्दी पे बिठाया गया। फरगना के शासक थे जो इनके, फरगना एक छोटा सा राज्य था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, तो उस जगह के शासक थे बाबर के पिताजी जो थे। बाबर के पिताजी उमर शेख मिर्ज़ा, तो वहाँ की गद्दी पे 1494 में बाबर को बिठाया गया। ठीक है, बाबर गद्दी पे बैठने के बाद जो मुग़ल थे, मुग़लों के पहले इनका थोड़ा इतिहास और जान लेते हैं। मुग़ल का फरगना की गद्दी पे बिठाया गया इससे पहले। ही वॉज मेड द एम्परर ऑफ फरगना। तो बाबर जो है फादर की साइड से तैमूर के वंशज थे और मदर की साइड से चंगेज़ खान, चंगेज़ खान का नाम आपने सुना होगा, तो चंगेज़ खान के वंशज थे। तो इसलिए जब चंगेज़ खान के वंशज होने पर उन्हें मुग़ल को मंगोल्स कहा जाता था। और मंगोल के दूसरे मतलब दूसरा हिस्सा जो था एक और उज्बेक थे। तो उज्बेकों ने बाबर का फरगना की गद्दी पे बैठने के बाद बहुत विरोध किया, तो इनके विरोधों के चलते बाबर गद्दी छोड़ के, अपनी जो पुश्तैनी गद्दी उसे मिली थी फरगना की, उसे छोड़ के भागना पड़ा बाबर को। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसके एंसेस्टर थे ये बाबर जो थे, या किसके मतलब वंशज थे। तो इनके पूर्वजों के नाम आपको ये पता होना चाहिए। एक तरफ तैमूर और दूसरी तरफ चंगेज़ खान। ठीक है, तो तैमूर फादर की साइड से, जो फादर थे बाबर के, उनकी साइड से वो तैमूर के वंशज थे। और तैमूर के वंशज होने पर इन लोगों को क्या बुलाया जाता था? मुगल्स वर कॉल्ड एज तैमूरिड्स। क्या कहा जाता था इन्हें? तैमूरिड्स कहा जाता था। और चंगेज़ खान के वंशज
वंशज होने पे, ये मदर की साइड से थे चंगेज खान, मतलब नाना ये दादा, तो चंगेज खान के वंशज होने पे इन्हें सेम लाइन मुगल्स वर कॉल्ड एज मंगोल्स, मंगोल्स, ठीक है, हिंदी में मंगोल और तैमूरिड, ये इन्हें कहा जाता था। ठीक है, आपको दिख रहा है अच्छे से, आप इसकी स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए साइड में। तो इन्हें तैमूरिड कहा था, चंगेज खान के खानदानी होने पे मंगोल्स कहा जाता था, मुगल का ही नाम था ये। तो मंगोल्स कहना ना मुगल को पसंद नहीं था। क्यों पसंद नहीं था? क्योंकि चंगेज खान का नाम जो है, चंगेज खान कहाँ का शासक हुआ करता था? ये था चाइना, सेंट्रल एशिया एंड चाइना और सेंट्रल एशिया के कुछ हिस्सों पे राज करता था। पर इसका नाम जो है बहुत थाउजेंड ऑफ किलिंग्स में था, मतलब बहुत लोगों का नरसंहार किया था। तो एक होता है अच्छा लीडर, जिसे हम मतलब हीरो के टाइप में मानते हैं, अगर वो कहीं की गद्दी पे बैठे या कहीं भी शासन करे। और एक होता है जो मतलब बहुत ज़्यादा, जैसे औरंगजेब का नाम हम जानते हैं कि बहुत ज़्यादा नरसंहार किया, ऐसे ही चंगेज़ खान का नाम था। तब वो गद्दी पे बैठा था, उसने बहुत लोगों को मारा था, बहुत किलिंग्स की थी, इसलिए मंगोल्स कहलाना मुगलों को पसंद नहीं था। पर तैमूर के वंशज होने पे उन्हें गर्व होता था, उन्हें लगता था कि हमारे इस महान पूर्वज ने दिल्ली पे कब्जा किया था। कब किया था? तैमूर कैप्चर्ड, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट में डालना, तैमूर कैप्चर्ड दिल्ली इन 1398। 1398 में तैमूर ने दिल्ली पर कब्जा किया था। ठीक है, तो इसलिए इन लोगों को गर्व होता था, तैमूर के वंशज हैं हम बताने में। और मुगल अगर मंगोल्स कहा जाता तो इन्हें पसंद नहीं था, क्योंकि वो चंगेज खान के नाम को पसंद नहीं करते थे अपने साथ। तो इनके जो दूसरा एक भाग था मंगोल्स का, उज्बेक, कौन थे? उज्बेक। उज्बेकों ने जो है वो विरोध किया, किसका? फरगना की गद्दी पे बैठने के बाद बाबर का। तो बाबर वहां से भाग गया। भागने के बाद क्या हुआ, ये सब आपने नोट डाउन कर लिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन सभी लाइन में जो जो मैंने आपको नोट डाउन किए हैं, ये इन सबसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि तैमूरिड्स कैसे कहते हैं, मंगोल्स कैसे कहा जाता था। तो ये सब किसके वंशज थे? तैमूर के, चंगेज खान के। तो पूरा हम ऐसे पढ़ेंगे हिस्ट्री को कि उसमें से हमारा कोई भी टॉपिक ना रहे और ज़्यादा पॉइंट हमें रटने भी ना पड़े, क्योंकि हम उन्हें स्टोरी के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, दिल्ली कैप्चर की थी तैमूर ने 1398 में, इतने पहले। और उसके बाद तब ये फिर सबसे पहला शासक मुगल में आया बाबर, उसके बाद जो गद्दी पे बैठा, दिल्ली की गद्दी पे बैठा। और वहीं से हम मुगल एम्पायर की शुरुआत मानते हैं। पर बाबर ने पहले 5 बार प्रयास किया था, कोशिश की थी, इंडिया पे अटैक किया था 5 बार। बाबर 1494 में यहाँ गद्दी पे बिठाया, वहां से भाग गया। फिर ये आता है 1504 में। 1504 में ये वापस ले लेता है अपने फरगना को। ठीक है, उसके बाद में रीगेन 1504 में बाबर काबुल को कैप्चर करता है, काबुल पे कब्जा करता है। उसके बाद 1507 में बादशाह, खुद को बादशाह की उपाधि देता है, बादशाह। और ये ऐसा पहला तैमूर शासक था जिसने बादशाह की उपाधि धारण की थी। फर्स्ट तैमूर एम्परर टू टेक टाइटल ऑफ बादशाह।
बादशाह का टाइटल लेने वाला पहला तैमूर शासक था बाबर, 1507 में जिसने लिया। बाबर अटैक्ड डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है बाबर ने इंडिया पे कितने बार अटैक किया बैटल ऑफ पानीपत से पहले। तो बाबर अटैक्ड इंडिया 5 टाइम्स। इंडिया 5 टाइम्स, 5 बार अटैक किया। कब कब किया? सबसे पहले स्टार्टिंग की थी 1519 में। ये एक जाति हुई यूसुफ जई करके जाति हुआ करती थी, वहाँ पे अटैक किया था और इसने बेजोर एंड बेजोर एंड भिरा जो जगह थी इन पे कब्जा कर लिया था बाबर ने 1519 के बाद। फिर 20 में भी किया, और 20 में कहाँ किया? सियालकोट हिंदी में लिख सकते हैं सियालकोट। पर ये सब क्या छोटी छोटी जगह थी। बाबर बड़ी जगह चाहता था इंडिया में, मतलब कैप्चर करे। तो हम स्टार्टिंग इसलिए क्योंकि दिल्ली पे सेंटर पे जब कोई कब्जा करता है तो उसे हर कोई जानता है, चाहे अब की बात हो चाहे पहले की बात हो। सेंटर पे कौन सी गवर्नमेंट है ये हमें अब भी मतलब हर जगह की हर इतनी स्टेट्स में सबकी हमें नहीं पता, बट सेंटर पे कौन है सेंटर को हर कोई जानता है, क्योंकि वो मेन मतलब गवर्नमेंट होती है किसी भी देश की। और उस टाइम पे भी यही होता था कि सेंटर को जो जानता है, दिल्ली सेंटर थी और इतना फर्टाइल लैंड था उस जगह का, और इतनी अच्छी जगह थी और ट्रेडिंग के मतलब से भी सेंटर में थी, तो इसलिए उस पर हर कोई कब्जा करना चाहता था। एक साइड से राजपूत लगे थे जो बिहार की साइड से थे, बिहार बंगाल की साइड वाले, तो सब ये राजपूत चाहते थे कि हम भी दिल्ली पहुँचे। उधर दिल्ली की गद्दी पे अफगान भी विरोध कर रहे थे आपस में ही, उसका इब्राहिम लोदी था उस टाइम पे गद्दी पे। इसके बाद सियालकोट के बाद 24 में लाहौर और भी किए थे, लाहौर किया था। तो 24 तक वो मतलब इधर उधर हाथ पैर अपने फेंक रहा था बाबर थोड़ी थोड़ी जगहों पे, क्योंकि उसके पास इतना ना तो पैसा था, इतनी मैन पावर भी नहीं थी कि वो दिल्ली पे कब्जा करे। एक हिम्मत भी होती है कि किसी बड़ी जगह पे अगर हम कैप्चर करने जा रहे हैं, कहीं पे अटैक कर रहे हैं, तो हमें पहले से खुद में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हाँ इतनी बड़ी जगह पे करने लायक हमें ताकत भी है, इतना दम भी है। तो वो डरा हुआ था पर करना चाहता था, पर करने की हिम्मत नहीं थी। उसी टाइम पे क्या होता है, उसे इन्विटेशन मिल जाता है, सोने पे सुहागा हो जाता है बाबर के लिए। बाबर को इन्विटेशन मिलता है राणा सांगा और दौलत खान लोधी का। दौलत खान लोधी कौन था? चाचा था किसका? इब्राहिम लोधी का। इब्राहिम लोधी का चाचा था जो पंजाब पे रूल करता था, पंजाब वाले एरिया में। तो उसने इन्विटेशन दिया बाबर को। क्यों? वो इब्राहिम लोधी को हटाना चाहता था गद्दी पे। हर जगह वही गद्दी का खेल है पहले से अब तक, तो गद्दी पे से हटाना चाहता था। खुद में इतना उसमें दम नहीं था कि वो उसे हटा सके, तो इसलिए उसने कहा हम किसी बाहर वाले को लाते हैं। इधर से राणा सांगा भी चाहता था दिल्ली को कैप्चर करना, तो उसने कहा बाबर अटैक करे, गद्दी हमें मिल जाए। तो इसलिए इन लोगों ने इनविटेशन भेजा बाबर के लिए। बाबर आया, फिर उसके बाद ये नोट डाउन तो कर लिया था सब आपने? स्क्रीनशॉट ले लेना आप। बाबर आता है 1526 में, तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत होता है। और पहले आप ये एक लाइन ये जरूर नोट कर लीजिएगा, ऑन द इनविटेशन ऑफ दौलत खान लोधी एंड राणा सांगा। राणा सांगा जो मेवाड़ के राजा थे, राजपूत थे, और उसमें किस किस के बीच में होता है? इब्राहिम लोधी और बाबर जीत जाता है। क्यों जीतता है? जबकि इब्राहिम लोधी के पास 1 लाख की सेना थी और बाबर के पास मात्र 12,000 की सेना। 1 लाख की सेना कितनी बड़ी होती है, और 12,000 की सेना उसके सामने कुछ नहीं होती, और फिर भी बाबर जीत गया। क्यों? बाबर की जो टेक्निक थी ना वो बहुत यूनिक थी। उस टाइम
टाइम पे जो मिलिट्री वॉरफेयर जो था ऑटोमन एम्पायर में चला था, ऐसा रूमी जिसे कहते हैं रूमी मेथड ऑफ वॉरफेयर, इसका नाम भी आप याद कर लीजिए, ऑटोमन में चला था रूमी मेथड ऑफ वॉरफेयर में यूज़ किया गया था। और इसके अकॉर्डिंग क्या था कि जैसे ये सेंटर में यहाँ पे सेनापति चलता था, बीच में यहाँ पे कहीं राजा होगा, और फिर ये जब आगे जाके जब घेरेंगे तो ये ऐसे करके घेरते थे, ऐसे घेर के, और तब मारना वो पानीपत मूवी में जिसमें में दिखाया गया। और ऐसी कुछ टेक्निक थी, जो टेक्टिक्स थी बाबर की बहुत ही यूनिक थी, बहुत यूनिक टेक्टिक से साथ 12,000 की सेना को 1 लाख की सेना को हराया। ये तो केसरी मूवी की तरह हो गया मतलब। तो उसकी टेक्निक अच्छी थी इसलिए वो जीता। और ये पहला बैटल था जिसमें इंडिया में, मतलब चाइना में तो ये चीज़ें पहले भी यूज़ हो रही थी, चाइना में आई थिंक 900 AD के समथिंग यूज़ हुई थी, जो गोलाबारी या बारूद वगैरह का यूज़ हुआ था। पर ये इंडिया में पहला ऐसा बैटल था जिसमें गोलाबारी, तोपें या बारूद इनका यूज़ हुआ हो। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट में नोट डाउन कर लीजिए आप। फर्स्ट बैटल इन विच फील्ड आर्टिलरी, गन पाउडर एंड फायर आर्म्स वर यूज्ड, या हिंदी में डालें तो आप इसे कहा जाता है तुगलमा युद्ध नीति, तुगलमा युद्ध नीति का और गोलेबारी का। गोलेबारी का यूज़ किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जाम में अभी देखा गया था लास्ट ईयर कि ऐसा कौन सा बैटल है जिसमें आर्टिलरी या गन पाउडर इनका यूज़ किया गया है पहली बार इंडिया में। तो वो था बैटल ऑफ पानीपत, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। और किसने किया था? बाबर ने किया था, बाबर के द्वारा किया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अब बाबर को इनविटेशन दे दिया था नाना सांगा ने, अब बुलाया था, तो बाबर ने जीतने के बाद में गद्दी छोड़ने का फैसला ही नहीं लिया। बाबर के जो लोग थे सेना में ना, वो यहाँ पे कंफर्टेबल नहीं थे, बट वो वापस जाना चाहते थे। पर बाबर ने कहा अगर छोड़ के गए हम गद्दी तो ये इतना बड़ा मतलब अच्छी जगह मिली थी उन्हें, और वो छोड़ के जाना नहीं चाहता था। इसलिए अपोजिशन हुआ। अपोजिशन में सबसे पहले राणा सांगा से युद्ध हुआ। उन्होंने बुलाया था अपने लिए कि हमें ये जीत के और दे जाएगा और हम बैठेंगे गद्दी पे। लूट के कुछ ले जाना चाहता है तो लूट के ले जा सकता था, मतलब एग्रीमेंट जो हुआ था उसमें ये था कि आप लूट के ले जा सकते हो और गद्दी हमें मिल जाएगी। पर ऐसा नहीं हुआ, तो इसलिए फिर अगला बैटल होता है बैटल ऑफ खानवा। आपको बता लिए बैटल ऑफ खानवा, ठीक है। बैटल ऑफ खानवा हुआ किस किस के बीच में हुआ, इसे साफ करना, लिख लिया होगा आप लोगों ने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बैटल ऑफ खानवा राणा सांगा और बाबर के बीच में, और इसमें भी बाबर विंस, बाबर जीतता है राजपूतों की सेना से भी। और हर बार बाबर के जीतने का जो मेन रीज़न था वो यही था, मेन कारण उसका कि उसके पास नीति बहुत अच्छी थी। उसकी जो तुगलमा युद्ध नीति थी, उसकी नीति बहुत अच्छी थी, इसलिए इनके पास ज़्यादा सेना थी, सब कुछ था, बट ये फिर भी हार जाते थे। राणा सांगा के बाद फिर राणा सांगा दोबारा तैयार हो रहे थे, मतलब उन्हें बदला लेना था, और उन्होंने कहा ये तो हम पे आके चढ़ गया,
हमने ही बुलाया और हम पे ही चढ़ गया, तो फिर वो बदला लेने के लिए तैयार थे। अगली बार राजपूतें, जितने भी राजपूत थे और वो भी उसकी मदद में आ रहे थे राणा सांगा की, तो राजपूत सब इकट्ठे होकर लड़ने जा रहे थे और बाबर को पहले से भनक थी। तो बाबर ने सोचा कि अगर ये लोग मुझ पर अटैक करें उससे पहले मैं ना कर दूं। तो बाबर, जब ये बैटल होता है 1528 में, बैटल ऑफ चंदेरी, पूरा लिखना बैटल ऑफ चंदेरी, बैटल ऑफ चंदेरी, इसमें मेदिनी राय, ये भी राजपूत थे। मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ। राणा सांगा के सपोर्ट में थे मेदिनी राय, तो इसलिए बाबर ने पहले जाके मेदिनी राय को हराया और इसके बाद जो है सभी राजपूतों के पैर टूट गए, मतलब अब हमसे ना होगा। बाबर को हराना इतना आसान नहीं था। तो इसके बाद जो है इसमें भी बाबर मीन्स राजपूत जो थे, या हिंदी में लिखना राजपूतों के पैर टूट गए। इसके बाद राजपूतों के पैर टूट गए। राजपूतों ने मतलब दोबारा लड़ने की उनकी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि पहले राणा सांगा ऑलरेडी हार चुके थे, उसके बाद में मेदिनी राय को हरा दिया। तो सभी राजपूत अपने जहाँ जहाँ पे शासन करते थे वो बैठ गए, उन्होंने कहा अब नहीं लड़ना हमें। उसके बाद फिर होता है बाबर का लास्ट बैटल 1529 में, बैटल ऑफ घाघरा, बैटल ऑफ घाघरा हुआ। बैटल ऑफ घाघरा किस किस के बीच में हुआ? ये हुआ है अफगान सेना के बीच में, अफगान सेना, ठीक है, बाबर और अफगान सेना के बीच में हुआ। इसमें भी बाबर जीतता है। अफगान सेना कौन सी? जो दिल्ली पे ऑलरेडी सल्तनत जो चल रही थी, मुगल डायनेस्टी थी, वो सॉरी उसमें स्लेव डायनेस्टी के लोधी के खिलजी, ये सब क्या थे? अफगान थे ये। तो अफगानों की विरोध, अफगान चाहते थे अपना लौट के दिल्ली पे शासन करना, तो अफगानों के साथ में हुआ था बैटल ऑफ घाघरा। उसके बाद में 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई, बाबर डायड, ठीक है। 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई। और जो बैटल ऑफ खानवा हुआ है, इसके बाद बाबर ने खुद को गाजी की उपाधि दी, टाइटल ऑफ गाजी, टाइटल ऑफ गाजी वॉज गिवन टू बाबर बाय हिमसेल्फ आफ्टर द बैटल ऑफ खानवा। खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने खुद को गाजी की उपाधि दी, ठीक है। इसका याद करने का तरीका कि याद कैसे हो हर साल का, सिंपल था बहुत। इसकी तो एक ट्रिक भी है बहुत अच्छी कि बाबर सबसे पहले आया तो उसने पानीपत में पानी पिया, खानवा में खाना खाया, चंदेरी में चांद देखा, फिर घर गया, फिर मर गया। पानी पिया, खाना खाया, चांद देखा, घर गया, मर गया। बहुत सिंपल है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ 1526 में, पानी पिया, खाना खाया 27 में, 28 में चांद देखा चंदेरी में, 29 में घाघरा, घर गया, और 30 में बाबर मर गया, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। बाबर ने जब मुगल एम्पायर की स्थापना की थी 1526 में, उसके साथ ही उसने पद पादशाही की भी शुरुआत की थी। पद पादशाही, पद पादशाही क्या था कि इसमें जो कोई भी शासक होता था कहीं का, उसे बादशाह की उपाधि दी जाती थी, बादशाह कहा जाता था। तो ये पहला ऐसा तैमूर शासक था, जैसे बताया था, जिसने खुद को बादशाह की उपाधि दी थी 1507 में। उसने वही एक कल्चर बना के, मतलब वो पद पादशाही शुरू कर दी। जब इंडिया में स्टार्टिंग की थी उसने, जब अपने मुगल एम्पायर की, तो उसी के साथ उसने पद पादशाही की भी स्थापना की,
मुगल में पूछा जाता है कि पद पातशाही की स्थापना किसने की थी, तो वो बाबर ने की थी, जिसके तहत किसी भी शासक को बादशाह कहा जाता था। तो बादशाह कहने के बाद से जब से शुरू हो गई थी। और इसी को बाद में जो बाजीराव फर्स्ट थे, उन्होंने भी जब कैप्चर की ये मुगलों को हटाया था या युद्ध में, तो उसके बाद उन्होंने हिंदू जो पद पातशाही है उसकी शुरुआत की थी। तो पर आपसे जो मुगल में पूछा जाए तो वो बाबर थे। अब मुझे नहीं लगता इसके बाद, और अभी इसकी एक दो टॉप पॉइंट और हैं, उन्हें कंप्लीट कर लें, उसके बाद बाबर से कोई भी क्वेश्चन आएगा तो इससे बाहर नहीं हो सकता। और आए भी हैं इतने एग्ज़ाम में, आज तक इतने सालों में जितने एग्ज़ाम्स में आए, कभी इससे बाहर कुछ नहीं आया और ना इसके बाहर अभी कुछ आएगा। ठीक है, उसके बाद पहले आप इनके फादर और मदर के नेम लिख लीजिए, ये भी क्वेश्चन है। फादर उमर शेख मिर्ज़ा। मदर कुतलुग निगार खां। ये चंगेज़ खां के खानदान की थी, वो तैमूर के खानदान के थे, उमर शेख मिर्ज़ा और कुतलुग निगार खां। ठीक है, बाबर मरने के बाद क्या हुआ, बाबर को फर्स्ट रेस्ट प्लेस पूछी जाती है, तो ये पॉइंट डालिए, फर्स्ट रेस्ट प्लेस ऑफ बाबर कहाँ है, आराम बाग। आराम बाग में आराम कर रहे थे बाबर। कहाँ पे, आगरा में। जो आगरा में आराम बाग है, वहाँ पे पहली बार बाबर को दफनाया गया था। फर्स्ट रेस्ट प्लेस ऑफ बाबर आराम बाग। उसके बाद में बाबर की इच्छा थी काबुल में, जहाँ से मतलब वो आया था, उसकी इच्छा वहीं जाने की थी, तो उसकी इच्छा अनुसार उसे काबुल ले जाया गया। जो उसकी बची कुछ अस्थियाँ थी, जैसे एक बार दफनाने के बाद, तो जो अस्थियाँ थी उन्हें दोबारा ले जाके सेकंड रेस्ट प्लेस ऑफ बाबर। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि बाबर को कहाँ दफनाया गया था, मतलब पहली बार कहाँ दफनाया गया था, तो आराम बाग में। आपको ऑप्शन में देगा, उस जैसा क्वेश्चन होगा उसके हिसाब से आपको ऑप्शन होंगे। सेकंड रेस्ट प्लेस ऑफ बाबर पूछे तो सेकंड रेस्ट प्लेस ऑफ बाबर नूर ए अफगान। नूर ए अफगान के नाम से भी जाना जाता है उसे, और बाबर ने ही बनवाया था, बाग ए बाबर के नाम से उसे बनवाया था काबुल में। कहाँ पे, काबुल में। काबुल जो कि अब अफगानिस्तान की कैपिटल है। तो काबुल में नूर ए अफगान नाम से अब जाना जाता है। पहले बाग या फिर बाग ए बाबर, दोनों ही नाम मतलब एक ही जगह के हैं। बनवाया भी बाबर नहीं था। ये बहुत खूबसूरत गार्डन है, बहुत अच्छा, बाग ए बाबर के नाम से और नूर ए अफगान के नाम से जाना जाता है। तो ये सेकंड रेस्ट प्लेस ऑफ बाबर है। तो आपको ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछते हैं कि फर्स्ट रेस्ट प्लेस ऑफ बाबर का है, आराम बाग आगरा में, और सेकंड रेस्ट प्लेस नूर ए अफगान काबुल में। ठीक है, उसके बाद ऑटोबायोग्राफी ऑफ बाबर। उसका नाम क्या है, बाबर नामा। और ऑटोबायोग्राफी का मतलब है जो बाबर ने खुद लिखी थी। बायोग्राफी जो हमारी कोई लिखता है, और ऑटोबायोग्राफी जो हम खुद लिखते हैं अपनी। तो ये बाबरनामा के नाम से जानी जाती है। और किसने लिखी थी, बाबर ने लिखी थी। किस लैंग्वेज में लिखी थी, तर्किश। ये तुर्क थे, इसलिए इन्होंने तर्किश लैंग्वेज में लिखी थी। हिंदी में कहते हैं तुर्की, तुर्की लैंग्वेज में, तुर्की। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए आप। इस पर इसको जो बाबर की ऑटोबायोग्राफी है, इसे ट्रांसलेट किया था पर्शियन में,
ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, हु ट्रांसलेट बाबरनामा इनटू पर्शियन, या हिंदी में कहें तो फारसी। फारसी में किसने ट्रांसलेट किया था इसे? अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना ने जो है वो पर्शियन में इसका ट्रांसलेशन किया था। ठीक है, ये सभी डायरेक्टली क्वेश्चन है, तो प्लीज़ इन्हें नोट डाउन जरूर कर लें या फिर इनकी स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, इसके बाद एक थे मिर्ज़ा हैदर, जो बाबर के समकालीन थे, मतलब बाबर के टाइम पे थे मिर्ज़ा हैदर। उनकी एक किताब है इस टाइम पे जो जानी जाती है तारीख, ये भी क्वेश्चन में पूछी जाती है, तो तारीख रसीदी। इनका अलग से जिक्र नहीं होता, पर बाबर के जैसे समकालीन थे तो इस टाइम पे इनका जिक्र होता है, तो मिर्ज़ा हैदर की बुक है तारीख रसीदी। ठीक है, बाबर से रिलेटेड अब कोई पॉइंट आपका रहा नहीं है। बाबर ने पहली बार तोप नीति की यूज़ की थी, मतलब आर्टिलरी और गन पाउडर वगैरह का यूज़ किया था बैटल में। उसने खुद को खानवा के बैटल के बाद गाजी की उपाधि दी थी। उसके चारों बैटल पढ़े ही थे हमने, कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत 1526, बैटल ऑफ खानवा 27, 28 में बैटल ऑफ चंदेरी, 29 में बैटल ऑफ घाघरा, और लास्ट में 1530 में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी ऑटोबायोग्राफी बाबरनामा। यही बाबर से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो भी पूछे गए हैं। ठीक है, अब आते हैं हम, बाबर के जो है 4 बेटे थे। एक था हुमायूं, एक था कामरन, एक का नाम था अस्करी, और एक हिमांत करके नाम था, हिंदाल आई थिंक। तो इन लोगों को, लास्ट वालों को मतलब ज़्यादा कोई नहीं जानता, तो इनसे मतलब भी नहीं है। हुमायूं को जानते हैं और थोड़ा बहुत कामरन को भी जानते हैं, इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। तो इसलिए हुमायूं मतलब मेन था, क्योंकि वो बड़ा था तो इसलिए गद्दी पे बैठा। तो अब हम हुमायूं के बारे में पढ़ते हैं आगे। हुमायूं जब गद्दी पे बैठा था तो वो 23 साल का था। हुमायूं जब गद्दी पे बैठा तो 23 साल का था। और पहले हेडिंग डालते हैं हुमायूं। उसने बाबर के साथ भी युद्ध लड़े थे। ये जितने भी बैटल थे, जब तक वो था 15-16 साल का, 18 साल का, तो उसने ये सभी बैटल लड़े थे बाबर के साथ में। तो उसे ऐसा तो आइडिया था, तो उसके बाद में इसलिए गद्दी पे वो बड़ा भी था तो उसे बिठाया गया। और जो ट्रेडिशन होता है तर्किश या तैमूर के खानदान, इनका मतलब जो ट्रेडिशन था उसके अकॉर्डिंग मतलब अपनी जायदाद अपने सभी भाइयों में बांटने का रूल था। तो बाबर ने अपनी वो हुमायूं ने अपनी जागीर या अपनी जो भी इसने मतलब राज्य मिले थे, जहाँ जहाँ शासन था बाबर का, वो सब इसने अपने भाइयों में बांट लिए। कामरन को वैसे इम्पोर्टेंट नहीं है, पर कामरन के बारे में लिख लीजिए आप। कामरन को पंजाब और अफगानिस्तान, काबुल और सिंध वाला एरिया दे दिया था। अस्करी को इसने संभल वाला एरिया दिया था, और जो हिंदाल था उसे मेवाड़ और ये अलवर वाला एरिया दे दिया था राजस्थान। और खुद कहाँ बैठा था हुमायूं? सेंट्रल इंडिया में, दिल्ली पे, दिल्ली आगरा, और जो सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट था उस पर हुमायूं का शासन था। ठीक है, हुमायूं की शुरुआत हुई, और इनका टाइम पीरियड और लिखना। बाबर का टाइम पीरियड जैसे बाबर लिखा था जब, तो बाबर का लिख के ऊपर मतलब 1526 से 30 तक, ये टाइम पीरियड भी पूछे जाते हैं तो आप टाइम पीरियड जरूर डालना। हुमायूं का टाइम पीरियड, इसके 2 टाइम पीरियड है। एक तो है 1530 से 40, और फिर दूसरा आ जाता है 1555 से 56। तो 2 टाइम पीरियड है। 2 टाइम पीरियड कैसे? अब ये गद्दी पे बैठ गया, पर जो बाबर के नोबल थे, जो
विद्वान थे, जो उसकी मंत्री थे उसमें, वो सब हुमायूं को उस लेवल का नहीं समझ रहे थे। मतलब जो उसे वो इतना रिस्पेक्ट नहीं दे रहे थे कि वो शासक है, एम्परर है दिल्ली का, तो एक शासक के तौर पे उसकी जो इज्जत होनी चाहिए वो नहीं मिल रही थी उसे। ऊपर एक तो घर से परेशान हुमायूं बेचारा, इसकी किस्मत भी खराब हुई, और दूसरा बाहर वालों से परेशान। गुजरात की तरफ से उस पर बहादुर शाह अटैक कर रहे थे, इधर बंगाल और बिहार वाले एरिया से शेरशाह, तो दोनों तरफ से उसका मतलब अटैक होने की वो, ऊपर से घर वाले भी उसे इतना सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जितने भी नोबल थे बाबर के कोर्ट के, हर जगह से परेशान होकर पहले हुमायूं ने सोचा कि वो गुजरात की साइड से उसे रोके बहादुर शाह को। तो वो गुजरात की साइड में बहादुर शाह को रोकने में बिजी हुआ, और इधर से शेरशाह सूरी ने चढ़ाई कर दी बिहार की साइड से, बंगाल की साइड से उसने इधर आगे बढ़ना शुरू कर दिया बाबर को, और ऊपर से उसके भाइयों ने भी धोखा दे दिया। कामलन जो था बाबर का पहला बैटल हुआ, तो बाबर का और शेरशाह सूरी का फर्स्ट बैटल होता है। कब होता है? एक और बैटल है हुमायूं का, वो इतना फेमस नहीं है, पर उसका जो बैटल था पहला, देवर का बैटल ऑफ देवर, वो कब लड़ा था? 1531 में हुमायूं ने लड़ा था। तो ये भी पूछा जाता है कि बैटल ऑफ देवर कब हुआ था 1531 में, किसने लड़ा था? कि हुमायूं ने लड़ा था। उसके बाद में आता है 1529 में बैटल ऑफ चौसा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही बैटल लड़े हैं हुमायूं ने, और भी बैटल लड़े थे। आधे अपने पिताजी के साथ लड़े थे, कुछ बाद में भी लड़े, कैप्चर किया थोड़े थोड़े। वो इतना फेमस नहीं है, मतलब जो एग्ज़ाम में पूछे जाएं उस लेवल के नहीं है। एग्जामिनर जो पूछता है, जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं वो ही हम पढ़ते हैं। तो ये है चौसा, बैटल ऑफ चौसा होता है, इसी को माना जाता है मेनली जो बाबर का 1539 में बैटल ऑफ चौसा किस किस के बीच में? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में, एंड हुमायूं। और इसमें शेरशाह सूरी जीत जाता है। शेरशाह सूरी जीतता है, उधर से उसके भाई हुमायूं के कामरान भी और धोखा देके सेना को लेके चले जाते हैं। थोड़ी सी सेना के साथ हुमायूं बेचारा दिल्ली की तरफ भागता है, भाग रहा होता है, तो फिर दोबारा ये टकराते हैं, शेरशाह सूरी और हुमायूं। फिर दोबारा से एक जगह मिलते हैं, कहाँ पे? कन्नौज में जाके मिलते हैं, जहाँ पे होता है बैटल ऑफ कन्नौज, जिसे दो नामों से जाना जाता है। कंफ्यूज ना हो, एग्जाम में अगर पूछा जाए बैटल ऑफ कन्नौज या फिर इसे बैटल ऑफ बिलग्राम भी कहा जाता है, बिलग्राम। ठीक है, बैटल ऑफ कन्नौज, बैटल ऑफ बिलग्राम। ये भी सेम हुआ शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में। ठीक है, और इसमें भी शेरशाह सूरी जीत के दिल्ली की गद्दी पे बैठता है। और इसी बैटल के बाद शेरशाह सूरी ने खुद को शेरशाह की उपाधि दी थी, बैटल ऑफ चौसा के बाद। बैटल उससे पहले अभी शेरशाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे। तो शेरशाह सूरी ने खुद को बैटल ऑफ चौसा के बाद शेरशाह की उपाधि दी, शेरशाह की उपाधि दी शेरशाह सूरी ने खुद को। उसके बाद क्या होता है? हुमायूं भाग जाता है सिंध की साइड, इधर ईरान इस साइड में भाग जाता है। फिर 1540 से लेके 50 तक इसका शेरशाह सूरी का 55 तक शासन रहता है। शेरशाह सूरी की 1545 में मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में जब ये हुमायूं इधर उधर भटक रहा था, ये जो लौट के जब शेरशाह सूरी ने भगा दिया, तो इधर उधर भटकने में 1541 में 41 में निकाह किया। निकाह किसके साथ? हुमायूं ने निकाह किया हमीदा बानो बेगम के साथ, हमीदा बानो बेगम, इनके साथ निकाह किया, जो कि अकबर की माँ है। फिर लौट के आता है 1555 में, जब होता है बैटल ऑफ सरहिंद। ठीक है, सरहिंद ये होता है शेरशाह सूरी के बेटे के साथ। बेटे का नाम था इस्लाम शाह सूरी, इस्लाम सूरी के साथ
हुमायूं का बैटल होता है और इसमें हुमायूं जीत जाता है। और 56 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। बेचारे को 1 साल के लिए गद्दी मिली थी लौट के। 1555 में बैटल ऑफ सरिंद हुआ इस्लाम शाह सूरी और हुमायूं के बीच में, और इसमें हुमायूं जीत जाता है इस्लाम शाह सूरी को हरा के। और उसके बाद फिर से गद्दी पे बैठता है और इसने एक 33 में, यहाँ पे 1533 में हुमायूं ने दीन पनाह नामक एक शहर की स्थापना की थी। दीन पनाह नाम के। तो उसी दीन पनाह शहर में इसकी एक लाइब्रेरी थी। उसी लाइब्रेरी की सीढ़ियों से फिसलते हुए इसकी मृत्यु हो जाती है 1556 में। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, ऐसा कौन सा शासक था जो सीढ़ियों से लुढ़कते हुए जिसकी मृत्यु हुई है? तो वो हुमायूं था। खुद की लाइब्रेरी की सीढ़ियों से लुढ़क के, इतने बैटल लड़ने में नहीं लुढ़का जो इंसान इतने साल भाग के भी जी लिया और सीढ़ियों से लुढ़क के चला गया। हुमायूं डाइड स्लीपिंग फ्रॉम स्टेयर्स ऑफ हिज लाइब्रेरी। लेकिन लाइब्रेरी से की सीढ़ियों से मतलब गिर के हुमायूं की डेथ हो जाती है। ठीक है, ये हुमायूं के बारे में आप लिख लीजिए पहले, उसके बाद में हम शेरशाह के बारे में पढ़ेंगे। इसके बारे में यही इंपॉर्टेंट बातें थी और कुछ ज़्यादा इसने किया नहीं। हाँ, और बातें हैं ऑटोबायोग्राफी वगैरह, वो अभी नोट डाउन करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आप नोट्स अपने हाथों से बनाएं तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि अपने हाथों के नोट्स ज़्यादा अच्छे होते हैं, हमें जल्दी याद होते हैं। और उसमें इसी वे में बनाएं। पहले आप हेडिंग डालें, जिस भी एम्परर के बारे में हम लिख रहे हैं, जैसे हुमायूं हेडिंग डाली, हुमायूं का टाइम पीरियड हमने लिखा, उसके बारे में जो जो पॉइंट मैंने नोट डाउन कराए वो सारे पॉइंट हमने एक लाइन से लिखे। उसके बाद में इसकी बायोग्राफी, क्या नाम है, हुमायूं नामा। ठीक है, हुमायूं नामा बायोग्राफी। बायोग्राफी ऑफ हुमायूं, हुमायूं नामा बायोग्राफी है क्योंकि इसने खुद नहीं लिखी। ये किसने लिखी है? रिटन बाय गुलबदन बेगम। ये कौन है? स्टेप सिस्टर है, मतलब सौतेली बहन है हुमायूं की, स्टेप सिस्टर। गुलबदन बेगम, स्टेप सिस्टर ऑफ हुमायूं, रोट हिज बायोग्राफी हुमायूं नामा। किसने लिखी है? ठीक है। और एक और बात है, हुमायूं को उसकी उदारता के लिए, उसकी काइंडनेस के लिए क्या कहा जाता था? इंसान कामिल की उपाधि दी गई थी। इंसान ए कामिल, इंसान कामिल की उपाधि दी गई थी हुमायूं को। किसके लिए? फॉर हिज काइंडनेस। तो ये हुमायूं के बारे में पूछा जाता है कि इंसान कामिल किसे कहा जाता है। ठीक है, और हुमायूं का टॉम्ब कहाँ पे? दिल्ली में। हुमायूंस टॉम्ब सिचुएटेड इन दिल्ली। कहाँ पे है ये पूछा जाता है? तो दिल्ली में। और किस नाम से किसने बनवाया था? बेगम ने। किसने? बेगा बेगम या फिर
हाजी बेगम। इनके ही नाम है बेगा बेगम या हाजी बेगम, या फिर जो अकबर की मदर थी हमीदा बानो बेगम। यही उन्हीं के ही नाम है ये तीनों, और उन्हीं ने दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया था। हुमायूं मकबरा दिल्ली में है, हुमायूंस टॉम्ब, ठीक है। ये हो गया हुमायूं के बारे में कंप्लीट। इसके बाद हुमायूं के बारे में कोई सिंगल क्वेश्चन नहीं आएगा, और प्रैक्टिस करेंगे हम जब क्वेश्चंस, तब देख लेंगे सबको अच्छे से कि इस जो क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर जो आए हैं प्रीवियस ईयर, आप देखना जो मैंने पॉइंट्स पढ़ाए इसके बाहर कुछ नहीं हो सकता, नॉट अ सिंगल लाइन, ठीक है। चलो आगे अब हम पढ़ते हैं शेर शाह सूरी, ठीक है, इनके बारे में पढ़ते हैं हम। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम जो था फरीद था। क्या नाम था? फरीद। ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि फरीद किसके बचपन का नाम था, और ऑप्शन में शाहजहाँ, हुमायूं सब दिए हुए थे, और शेर शाह सूरी भी था, और शेर शाह सूरी के बचपन का नाम क्या है? फरीद है, ठीक है। और इनके जो पापा थे, फादर, वो जौनपुर में एक जगह है सासाराम, तो सासाराम के छोटा सा एक सासाराम जगह थी जौनपुर ज़िले में, उसके जमींदार थे, जमींदार हुआ करते थे। उसके जो इसका जन्म हुआ था वैसे 1472 में, बाबर से भी बड़ा था ये, ऐसे तो 10-11 साल। तो इसने जब छोटा ही था तभी इसने 12 साल या 13 साल की उम्र में एक शेर को एक तलवार की वार से मार दिया था। तब बिहार का एक शासक हुआ करता था, उसने प्रसन्न होकर इसे शेर खां की उपाधि दी थी। बिहार के शासक का नाम था बहार खां लोहानी। बहार खां लोहानी ने खुश होके शेरशाह सूरी, फरीद को, शेरशाह सूरी तो जब था ही नहीं, फरीद को शेर खान की उपाधि दी थी। शेर खान की उपाधि दी थी। ये पूछा जाता है शेर खान की उपाधि किसने दी थी, तो बिहार के थे ये बहार खां लोहानी, अफगान शासक थे, तो उन्होंने फरीद को ये उपाधि दी थी, शेरशाह सूरी को। और जो इसे जब दोबारा से दिल्ली पे शेरशाह सूरी ने कैप्चर किया है, तो इसे कहा जाता है सेकंड अफगान एम्पायर। जो कि इन्हें 14 साल बाद मिला, आफ्टर 14 ईयर्स। 26 में बाबर ने लिया था, लौट के इन्होंने 30 में फिर ले लिया, तो 14 साल बाद इन्हें दिल्ली की गद्दी मिली, तो इसलिए इसे कहा जाता है सेकंड अफगान एम्पायर, दोबारा से अफगान आए। और शेर खान के बारे में, शेर खान सूरी के बारे में, जो बैटल ऑफ चौसा था, चौसा के बाद मैंने बताया था शेर खान ने खुद को शेर शाह की उपाधि दी थी। आफ्टर बैटल ऑफ चौसा शेर खान rewarded himself as शेर शाह। इसने खुद को, शेर खान ने या शेरशाह सूरी ने खुद को ईस्टर्न इंडिया का सबसे ज़्यादा पावरफुल अफगान शासक के रूप में खुद को स्थापित किया था। अफगान शासक, सबसे पावरफुल अफगान शासक नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, शेरशाह सूरी, ठीक है। शेरशाह सूरी के शासनकाल में फर्स्ट टाइम जो प्योरिटी ऑफ गोल्ड है, प्योरिटी ऑफ मेटल्स इन कॉइनेज,
मतलब सिक्कों में सबसे ज़्यादा प्योर सिक्के बनाना जो है वो इसी के टाइम पीरियड में स्टार्ट हुआ। तो इसने 178 ग्रेन का सिल्वर का सिक्का निकाला था, एक सिल्वर, और एक 360 ग्रेन का 368 ग्रेन का कॉपर का निकाला था, कॉपर कॉइन। तो इस टाइम पे जो है सबसे ज़्यादा प्योरिटी ऑफ मेटल्स मतलब शुद्ध धातु के बनाए गए थे। इसके टाइम पे ये स्टार्टिंग हुई थी, इसी के टाइम से। इसने शेरशाह सूरी ने क्या क्या किया, और रोहतासगढ़ में किला बनवाया। एक किला ये पूना दिल्ली में, किला ये कुहुना इन दिल्ली, ये बनवाए शेरशाह सूरी ने बनवाए ये दोनों जगह। एक बैटल ऑफ सूरजगढ़ लड़ा, उससे उसने किस पे, गुजरात पे कब्जा किया। बैटल ऑफ सूरजगढ़ क्या जीता इसने, गुजरात जीत लिया। बैटल ऑफ सूरजगढ़ के बाद गुजरात जीतने के बाद में आगरा का रोड जो है वो ब्लॉक कर दिया। इसी से हुमायूं की दिक्कतें बढ़ा दी थी और ज़्यादा शेरशाह सूरी ने। और क्या किया है 42 में, 1542 में मालवा को अपने कब्जे में कर लिया। मालवा को जीता या कैप्चर किया, ठीक है। और ये पॉइंट हो गए। 1542 में मालवा को जीता, सूरजगढ़ के बैटल के बाद गुजरात को जीता, और उससे रोड ब्लॉक करके हुमायूं की दिक्कतें बढ़ाई थी। जब भी हुमायूं फिर भागा था, उसके बाद में जब ये बैटल हुए 42 में मालवा को जीतने के बाद इसमें कालिंजर को जीत रहा था। ये 45 में युद्ध की तैयारी कर रहा था या लड़ रहा था, किसके लिए, कालिंजर को जीतने के लिए। जगह थी कालिंजर। और कालिंजर के उस टाइम पे जो शासक हुआ करते थे, राजा हुआ करते थे, वो थे कीरत सिंह। और ये उसी को जीतने के टाइम पे 1545 में इसकी मृत्यु हो जाती है। 1545 में शेरशाह सूरी डाइड, ठीक है, इसकी मृत्यु हो गई इसी टाइम पे। इसे भी बहुत पावरफुल लीडर के रूप में जाना जाता है, इसलिए इसके बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको नोट डाउन करवाए हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं हम। अपना आगे का अकबर से स्टार्टिंग करके पूरा मुगल एम्पायर हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। एक बार रिवाइज मार लीजिए आप, जब तक उन्हें अच्छे से नोट्स बना लीजिए उनके, तो फिर आपको नेक्स्ट वीडियो जो मिलेगी इसकी पार्ट 2 मिलेगा मुगल एम्पायर का। उसमें हम बाकी का पूरा मुगल एम्पायर जो है कंप्लीट करेंगे, बिल्कुल A to Z, उसमें कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, टिप टू टो, बिल्कुल कुछ भी नहीं, ठीक है। जब तक आप रिवाइज कीजिए, पढ़ते रहिए। आप अपना फीडबैक देना बिल्कुल ना भूलें। अभी अगर आपको वीडियो या लेक्चर मेरा बिल्कुल जो भी मैंने पढ़ाया है, कंटेंट और क्वालिटी सब कुछ आपको अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि आपको पूरा एकदम पूरा कंटेंट जो आप अच्छी कोचिंगों में जाके हज़ारों रुपए खर्च करके जो लेंगे, वो पूरा कंटेंट आपको एकदम बेस्ट क्वालिटी में फ्री में मिलेगा, बिल्कुल। तो शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।